हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 10th क्लास का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे एक कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। फिर से बता दूं आप लोगों को, डिटेल्ड अगर आप लोगों को पढ़ना है, कहीं पे टॉपिक में दिक्कत आती है जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपको डिटेलिंग नहीं मालूम, तो सेम टॉपिक के डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है आप लोगों को देखना। तो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में हम लोग क्या बात करेंगे, हम एसिड्स की बात करेंगे कि क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बेसिस की बात करेंगे और उन दोनों के रिएक्शन से बनने वाले सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसिड्स क्या हैं। देखो, एसिड की आप लोगों ने 7वीं 8वीं में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। जो खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड होते हैं, जो कड़वे होते हैं बिटर होते हैं वो बेसिस होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, साबुन जैसा जिनमें टेक्सचर होता है। हम इनको टेस्ट किससे करते हैं? इंडिकेटर्स से टेस्ट करते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग एसिड को या बेस को टेस्ट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो एवरीथिंग इज नॉट टू बी टेस्टेड, तो उनको टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स आपके ऐसे हो सकते हैं जिनमें कलर चेंज आ जाए, जैसे हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी में अगर हम बेस डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस हमने डाला था वो क्या है, बेसिक है, वो बेस में रेड कलर शो करता है। फिनेप्थलीन है, इस तरह से हम, जैसे लिटमस है। जनरली हम लोग जो एसिड बेसिस को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं वो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस है। फटाक से हमें मालूम होता है कि वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे दैट इज एसिड, और जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे दैट इज बेसिक सब्सटेंस। ये मोटा मोटी सी हमारी एक फिजिकल अपीयरेंस से हम लोग पहचान बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या है उनके अंदर जो जिसे हम एसिड या बेस कह सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये HCl है, और मैं एक बेस का एग्जांपल ले लेती हूँ आपके साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया, ठीक है, या फिर MgOH होल ट्वाइस ये बेस हो गया। H2SO4 ये क्या है? बेस एसिड है। ये क्या खास बात इनमें है और इनमें क्या खास बात है जो इनको एसिड्स और इनको बेसिस बनाता है? केमिकली हम बात करेंगे। देखो, केमिकल डेफिनेशन एसिड्स की वो होती है कि वो सब्सटेंसेस जब जिनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, विदाउट वाटर एसिड ना अपनी एसिडिटी शो करेगा ना बेस अपनी बेसिसिटी शो करेगा। जो सब्सटेंसेस पानी में घुलने के बाद अगर हम इनमें वाटर ऐड करते हैं तो ये H आयन लिबरेट करते हैं, बाकी का जो कंपाउंड लिबरेट होगा उसके बारे में अभी बात नहीं कर रही। तो वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने के बाद H आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, इसको कहीं पर अगर आप H3O आयन देखेंगे तो वो एक ही बात है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन अगर हम लोग को मिलता है किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद तो वो होते हैं एसिड्स। ये यहां से लिबरेट करेगा, ये यहां से लिबरेट करेगा H आयन, राइट। और वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने के बाद क्या लिबरेट करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि OH आयंस, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। देखो, ये यहां से टूटेगा तो क्या लिबरेट करेगा? OH आयंस। दोनों में ही कंपलसरी है कि वो वाटर में ही डिसॉल्व होने के बाद ये आयंस रिलीज कर देंगे। इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है? कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्राई HCl गैस को, HCl फिर मैंने कल भी बताया था सॉलिड लिक्विड गैसेस सब हो सकता है। ड्राई HCl यानी कि उसमें पानी नहीं है। ड्राई HCl को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में से पास करते हैं तो क्या कलर चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? एसिड अपनी एसिडिटी शो करते हैं सिर्फ तब जब वो पानी में डिसॉल्व हो। अब लिटमस पेपर भी ड्राई था और HCl भी ड्राई था, तो वो शो नहीं करेगा, कलर चेंज शो नहीं करेगा, हालांकि वो एसिड है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी तभी आएगी निकल के जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा। वहीं पे अगर हम कहते हैं कि ड्राई HCl गैस को अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर में से पास किया जाए, ब्लू लिटमस पेपर में से, तो क्या कलर चेंज होगा? 100% होगा, बिकॉज आपकी बार पानी मिल गया। कहाँ? लिटमस पेपर गीला था, गीले लिटमस पेपर में से HCl जाएगी या कोई भी गैस, एसिड की जो गैस है वो जाएगी तो वो उसको कन्वर्ट कर देगी। तो ध्यान रहे, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए एसिड अपनी एसिडिटी तभी शो करेगा जब वाटर होगा उसके आसपास डिसॉल्व होगा, तो अदरवाइज शो नहीं करेगा। नाउ ये थी बेसिक डेफिनेशन एसिड की और
बेस की। अब इनकी ना प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या सब्सटेंस लिबरेट करते हैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। बहुत कॉमन सा टेस्ट है ये। कोई भी मेटल अगर हम किसी भी एसिड में डालेंगे, किसका हम मेटल्स विद एसिड बोल देते हूँ मैं, बेस अभी नहीं, तो क्या होगा, से फॉर एग्जांपल जिंक ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, जिंक ले लिया और हमने ले लिया HCl, तो क्या होगा, ये यहां से टूटेगा, H आयन जो है देखो आयनिक फॉर्म में कभी नहीं रहेगा, वो बाद में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, 2 H आयन निकल के यहां से, ये तो हो जाएगा आपका ZnCl2। क्यों, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ZnCl2, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे बैलेंस करने के लिए 2, और 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट होंगे, वो क्या लिबरेट कर देगा, H2 गैस। मतलब जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। हमें क्या पता कौन सी गैस लिबरेट हुई है, टेस्ट, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं हम, पॉप साउंड वाला टेस्ट। देखो आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार ये वाला टेस्ट कि किसी टेस्ट ट्यूब में अगर मान लो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली और इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसमें हमने डाल दिया है जिंक प्लस HCl है, तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में से जो गैस निकलेगी, हमने बंद कर दिया तो गैस तो इसी टेस्ट ट्यूब में से निकलेगी, और इसको हम सोपी वाटर में से साबुन वाले पानी में डुबा देंगे। साबुन वाले पानी में क्यों, क्योंकि जो भी गैस आएगी यहाँ बुलबुले बनाएगी, और साबुन है, साबुन वाला पानी है तो बुलबुले बन के निकलेगा, अदरवाइज तो एटमॉस्फेयर में हमें तो नजर नहीं आएगी कहाँ गई। तो यहां से जो बुलबुले बन के निकलेंगे उनके पास जलती हुई कैंडल या कोई भी जलती हुई चीज लेके आएंगे तो ये फटेंगे पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि जो लिबरेट हुई है गैस वो हाइड्रोजन गैस हुई है। अगर लिबरेटेड गैस के बबल्स के पास जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट करते हैं, और अगर वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट करते हैं तो इसका मतलब लिबरेटेड गैस हाइड्रोजन गैस है। अब देखो यहां पर एक और हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसका रिएक्शन, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या बोल रही थी मैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा, मान लो मैं ले लेती हूं NaOH प्लस जिंक, यहां पे ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट करेगा ही करेगा ये भी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और आपके उससे स्कोप से बाहर है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके। तो एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों जब भी रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी गैस है, पॉप साउंड वाले एक्सपेरिमेंट से। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonates or metal hydrogen carbonate, acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेटल कोई भी हो सकता है, कार्बोनेट का क्या मतलब होता है, CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब होता है, HCO3 1 नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब कोई भी एसिड, कोई मेटल, मान लो हमने सोडियम ले लिया, सोडियम इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसके साथ लेंगे तो NaHCO3 हो जाएगा। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो क्या बनेगा, और इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। जब भी कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो हमारे को आंख बंद करके पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। तो वही कर लेते हैं एक बार, आप लोगों को मैं एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ। एसिड्स कोई भी ले लेते हैं, चलो H2SO4 ले लो इस बार।
होना यही अलग होता है, SO4 चला जाएगा एनायन, अदरवाइज क्लोरीन चला जाएगा, HCl होगा तो, और हम क्या ले Na2 और कार्बोनेट है ना CO3। मैंने क्या कहा, सबसे पहले CO3 अलग इधर लिखते हैं, CO2 प्लस H2O तो रिलीज कर ही दो, कहां से, यहां से, यहां से बचा क्या, सोडियम और सल्फेट, तो क्या बना देगा ये Na2SO4 यानी कि सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिबरेट होता है इसमें। अब फिर से वही बात, हमें क्या मालूम कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है, उसका भी टेस्ट बताती हूँ, लेकिन पहले हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कर लेते हैं। देखो इसमें और उसमें क्या अंतर है अभी बताऊंगी मैं। से फॉर एग्जांपल इस बार HCl ले लेते हैं और NaHCO3, वही होगा, आउट तो होगा ही होगा, वाटर और CO2, H2O प्लस CO2 लिबरेट होगा, और यहाँ क्या बच गया आपकी बार, सॉल्ट क्या बचा, NaCl। बैलेंसिंग में थोड़ी सी बस वो होगी, कैसे, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, यहाँ पे सल्फेट है, वहां पे भी सल्फेट, अच्छा ये तो मैंने सोडियम SO4 लेके किया है तो बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर HCl लेते कुछ बैलेंसिंग अलग हो जाती है, अदरवाइज हमेशा हमारा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमेशा क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट डिपेंड करता है कि हमने एसिड में कौन सा एनायन वाला एसिड लिया है, या तो मेटल के साथ ये वाला एनायन आएगा तो सॉल्ट बनेगा, या ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या बना, Na2 सोडियम सल्फेट Na2SO4 यहाँ पे बन गया, क्योंकि यहाँ पे एनायन क्या था, क्लोरीन था, तो सोडियम क्लोराइड। अब मैं बात कर रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट करें कि ये जो गैस लिबरेट हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड हुई है। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, अभी बताती हूँ मैं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में से पास करते हैं, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, को अगर हम किसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इसमें से पास करेंगे, लाइम वाटर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इसमें लिबरेट होगा, और ये क्या होता है, मिल्की होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, दूध जैसे रंग का हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हुआ कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं किसमें से, लाइम वाटर में से, तो लाइम वाटर सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, यहां तक सबको मालूम है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में उसमें से पास करते चले जाएंगे ना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो क्या होगा, वो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। क्यों, ऐसे पूछा जाता है कि व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू this thing calcium hydroxide the milkiness disappears, give reasons। देखते हैं क्या बनेगा इसमें। देखो यहां से हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी तो क्या बना था, CaCO3 और वाटर, और अगर हम अब इसमें और भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते चले जाएंगे तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, यानी कि हो जाएगा आपका CaHCO3। अब इसकी HCO3 की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2, तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा और वाटर लिबरेट होगा। नाउ ये जो कंपाउंड है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और वाटर में डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट खत्म, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ये दोबारा से कलरलेस टर्न हो जाता है। ये क्वेश्चन, इसका जवाब आ गया आपको कि जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर में से तो वो क्लियर क्यों हो जाता है, उसकी मिल्कीनेस क्यों डिसअपीयर हो जाती है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो ये तो हो गए आप लोगों के रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स एंड कार्बोनेट्स। अब देखते हैं रिएक्शन एसिड का बेस के साथ क्या करता है, ये उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा जानते हो तो उसको, बहुत इजी है। तीसरी चीज है एसिड प्लस बेस, क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। देखो यहाँ पे हम ले ही लेते हैं, से फॉर एग्जांपल H2SO4 ले लो, और दूसरा बेस ले लेते हैं हम NaOH ले लेते हैं। जब रिएक्शन आप लोगों को बताए थे मैंने क्या होते हैं, कैटायन एनायन अलग होंगे, तो क्या सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट, दैट इज
Na2SO4 और पीछे क्या बच जाएगा, वाटर। तो क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस तरह से जो सॉल्ट बनते हैं ना, हाँ यहाँ पे ये भी बता देती हूं मैं, ये क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कैसे बनेंगे, एसिडिक सॉल्ट भी बन सकते हैं, बेसिक सॉल्ट भी बन सकते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट भी बन सकते हैं। कैसे, क्या होता है, एसिड्स और बेसिस स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। कैसे, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो H आयन पूरी की पूरी तरह अलग हो जाएंगे और SO4 आयंस पूरी की तरह अलग हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें CH3COOH की, तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। कुछ H आयन तो इसमें से लिबरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इसके साथ ही रहते, पूरी तरह से टूट के अलग नहीं होते। तो जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं वो होते हैं वीक एसिड्स, और जो पूरी तरह से OH में आयनाइज नहीं होते वो होते हैं वीक बेसिस। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं, तो हमने स्ट्रॉन्ग लिया था, तो सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना एक दूसरे को, आयन को वो खत्म कर रहे हैं। कैसे, फिर एक बार और लिख के दिखा देती हूँ मैं, HCl प्लस NaOH ले लिया हमने, से फॉर एग्जांपल, इसके जितने H आए, इसके जितने OH आए, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया ना, पानी बन गया। तो ना तो H आयन है ना OH आयन है, ना एसिडिटी शो होगी और ना ही बेसिसिटी शो होगी। तो ये क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। वहीं पे अगर हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन बना लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अब क्या होगा, सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से H आयंस ज्यादा होंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो हम लोग, मैं एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे ले लेती हूँ कि सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 H आयन है और वीक बेस के सिर्फ 5 H आयन आए, OH आयन सॉरी, तो हमारे पास वाटर कितने बनेंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और पीछे कितने बच जाएंगे, 5 H आयन फ्री बच जाएंगे। 5 H आयन फ्री बच गए तो एसिडिटी रहेगी सॉल्यूशन में, बिल्कुल रहेगी। तो वो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। वाटर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां उल्टा करके देखते हैं, मान लो यहाँ पे 5 H आयन है सॉल्यूशन में, राइट, और 10 OH आयन है सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, 5 तो वाटर बन जाएंगे मॉलिक्यूल और बाकी के 5 क्या बच जाएंगे, OH आयन। कहां बच जाएंगे, सॉल्यूशन में। इन 5 OH आयन की वजह से आप लोगों को सॉल्यूशन बेसिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब की बार जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट और वाटर लिबरेट होगा। ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस तरह का बनेगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह का सॉल्ट मिलेगा जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सॉल्ट एसिड और वीक बेस का। आप लोग जान लो, देखो जो भी स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट वैसा ही बनेगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो भैया दोनों की बराबर की टक्कर है, कोई से का भी आयन बचेगा ही नहीं, सारे आयन खत्म हो जाएंगे। एसिडिटी H आयन की वजह से, बेसिसिटी OH आयन की वजह से। अब इससे अगला वाला टॉपिक और देख लेते हैं, वो क्या कहता है हमारा, डिटेल्स करनी है अगर आप लोगों को तो डिटेल वीडियो में जाएं। एक चीज होती है मेटल ऑक्साइड, से कई बार सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। एक चीज होती है नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होती है, बेसिक होती है। नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होती है, एसिडिक होती है। अब तुम्हारे को क्वेश्चन दिया हो सकता है, हाउ डज एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल से तो करेगा ही नहीं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सोचना ही नहीं,
एसिडिक होते हैं। एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो सेम, सॉल्ट एंड वाटर। इससे अगला टॉपिक और आ जाता है। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूरी कर ली हमने। अगला टॉपिक और देख लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स अभी अभी मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एसिड्स एंड बेसिस। हमें कैसे पता चलेगा? पीएच, एक टर्म मैं आप लोगों को अभी यहां इंट्रोड्यूस करूंगी, पीएच, दैट इज नोन एज पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक स्केल बनाया है। स्केल क्या? एक तरह से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ आयन बताती है। जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन है वो एसिडिक है, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन है वो बेसिक है। किसी भी सॉल्यूशन में, क्योंकि पानी में घुला हुआ है तो उसमें H आयन और OH आयन तो है ही। देखो वाटर किस में टूट सकता है? H आयन और OH आयन में। अब वाटर किस लिए एसिडिक नहीं है? क्योंकि उसमें उतना ही H आयन है, उतनी ही OH आयन है, वो वापस से बना लेता है, अपना न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेता है। लेकिन किसी सॉल्यूशन में हो सकता है H आयन ज्यादा हो, किसी में OH ज्यादा हो। तो यहाँ पे इसको हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं। मान लो ये सॉल्यूशन है और ये वाला एरिया H आयन का ले लिया और ये वाला एरिया OH आयन का ले लिया, और इसको मार्क दिए गए हैं 1 से लेके 14 तक। बीच में आपका 7 आएगा। pH ऑफ वाटर इज 7 न्यूट्रल है, मतलब अब सॉल्यूशन में जितने H आयन है उतने ही OH आयन है, जो कि क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। यहां पर ये थोड़ा सा वैसे टेढ़ा बना हुआ है, आप लोग इसको समझ लो। ये बीच में आ जाता है। H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाती है, यहाँ देखो एग्जांपल लेके 10 आयन से ही चलती हूँ मैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 H आयन है और OH आयन कितने हैं? 0 OH आयन है। तो क्या होगा? 10 के 10 H आयन है यहाँ पे, जिसकी वजह से ज्यादा एसिडिक होगा। इधर इधर हम चलते जा रहे हैं तो देखो H आयन कम होता जा रहा है, OH आयन ज्यादा होता जा रहा है। मान लो यहाँ पे 7 H आयन है और 3 OH आयन है, तो 7 और 3 में से 3 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पीछे कितने बचेंगे? 4 H आयन बचेंगे। एसिडिटी कम हो गई, यहाँ पे 10 H आयन की वजह से थी। और यहाँ आते आते क्या होगा? दोनों ही बराबर हैं। यहाँ पे मान लो 5 H आयन है और 5 ही OH आयन है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ आते आते आप इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। होपफुली आप लोग समझ गए हो इसको। तो 1 से लेके 7 तक, 7 इज न्यूट्रल। 7 से जैसे जैसे pH कम होता जाएगा सब्सटेंस एसिडिक होता चला जाएगा, pH ज्यादा होता चला जाएगा सब्सटेंस बेसिक है। हम pH मैं कहती हूँ 9, तो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है? बेसिक है। मैं कहती हूँ pH 2 एसिडिक है। जितना कम pH उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 6.5 तो वेरी स्लाइटली एसिडिक, बहुत हल्का सा एसिडिक होगा, ज्यादा नहीं, न्यूट्रल के आसपास है। मैं कहती हूँ 14 हाईली बेसिक, है ना। तो ये तो था आपका pH, जिससे हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। अब इस pH का डेली लाइफ में क्या यूज है? pH से हमें क्या फायदा होगा? पता लगा के हमें क्या होगा? देखो हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो क्या होती है? बेसिक होती है नेचर में। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि टूथपेस्ट बेसिक क्यों होती है नेचर में? टूथपेस्ट बेसिक इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारे माउथ का pH है वो स्लाइटली एसिडिक है। 5.5 के समथिंग हमारा माउथ का pH होता है। हमने कुछ खाना खाया तो हमारे मुंह में जो खाने में बैक्टीरियाज होते हैं, जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया, वो खाने को क्या करेंगे? ओवरनाइट हम सो गए तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस शुगर को तोड़ेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। बायो में हमने पढ़ा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने से क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड प्रोड्यूस होता है। तो हमारे मुंह का pH 5 से और कम आ जाता है, मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और हमारे दांत किसके बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। क्या है उसमें? कैल्शियम है। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अभी हमने किया था, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है, सॉल्ट बना देता है, तो क्या हो जाएगा? हमारे दांतों का में दांत सड़ने लगेंगे, मतलब दांत में से रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ और टूथ डिके होने लग जाएगा। उस टूथ डिके को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? एसिड को बेस में कन्वर्ट करना है तो बेस का इस्तेमाल करो। टूथपेस्ट बेसिक होती है तो उसको दोबारा से 5.5 तक pH को ले आएंगे। एक और एग्जांपल होता है हमारे, जब हम तला भुना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है।
हमारे स्टमक में हम जानते हैं ऑलरेडी HCl प्रोड्यूस होता है, लेकिन ज्यादा खाने से वो ज्यादा एसिड, तला भुना खाने से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी। अब उसको खत्म करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस, इनो जो हम लोग खाते हैं, डाइजीन हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, जिससे कि क्या होता है, वो हल्का वीक बेस होता है जिसको हम खा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग नहीं खा सकते। तो वो क्या करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कोई दूध नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को कम करेगा। किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है पीएच को जानना। मिट्टी है, फसल नहीं उग रही, समझ नहीं आ रहा क्या है, टेस्ट कराओ, हो सकता है ज्यादा एसिडिक हो गई हो फसल को जितना एसिडिक चाहिए, या ज्यादा बेसिक हो गई है। तो जैसे ही सॉइल टेस्ट करेंगे तो साइंटिस्ट बता देंगे, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सॉइल स्पेशलिस्ट, वो बता देंगे कि इस फसल के लिए तो एसिडिक चाहिए, तो हम एसिड की मात्रा जो फर्टिलाइज डालेंगे वो एसिडिक डालेंगे। अगर फसल को बेसिक चाहिए तो फर्टिलाइजर बेसिक डालेंगे। ये डेली यूजेज हो जाते हैं पीएच के। अब एक बात काम करते हैं, हम लोग सॉल्ट्स पे आ जाते हैं। एसिड और बेसिस का एक मोटा रिवीजन मैं कर चुकी हूँ, सॉल्ट्स के बारे में बात। सॉल्ट्स कैसे बने थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से सॉल्ट्स बनते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब सॉल्ट्स का जो एक बहुत आसानी से मिलने वाला एक सॉल्ट है NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, और इससे बहुत सारे हम लोग डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स पा सकते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है बहुत आसानी से। अब इसका यूज करते हैं डिफरेंट वो बनाने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस के बारे में बताऊंगी मैं आपको, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्लोरीन से आया है, अल्कली आया है यहाँ पर NaOH से। अल्कली और बेसिस में डिफरेंस क्या है, हम कई बार क्वेश्चन आ सकता है, एवरी अल्कली इज ए बेस बट एवरी बेस इज नॉट अल्कली। क्या बात है, क्या अंतर है इसमें? अल्कली कुछ नहीं है, वो बेसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब बेस तो है ही है, लेकिन सारे के सारे बेसेस पानी में डिसॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पानी में डिसॉल्व होने वाला सॉल्ट है, सॉरी बेस है, तो ये किसको हम क्या कहेंगे, अल्कली। तो इस प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन और अल्कली मिल रहा है, इसीलिए हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। एक और वर्ड का मैं यूज करूंगी यहाँ पे, ब्राइन। ब्राइन क्या है, कुछ नहीं, नमक का पानी। सोडियम NaCl को अगर हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या है, ब्राइन हम उसे कहते हैं। क्या है यहाँ पे, NaCl ले लिया और हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ हमारे पास कौन से आयन्स हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, H आयन है और OH आयन है। अब क्या होगा, Na जो है जाकर के OH से जुड़ जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट में, NaOH, यही अल्कली। पीछे क्या बचा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो एटम्स मिलके क्या बना देंगे, ये बना देगा H2 गैस और ये बना देगा Cl2 गैस, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे रिलीज हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमारे को, क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन गैस मिली और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल जो हमें जगह जगह यूज होगा। क्लोरीन का इस्तेमाल, अब पहला तो हम लोगों ने NaOH बना लिया, किससे बनाया NaOH, क्लोर अल्कली प्रोसेस से, समझ गए होंगे आप लोग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रोडक्ट हम बना लेते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो हम बना रहे हैं ना कंपाउंड्स, इन पे से क्वेश्चन जरूर आएगा, इनके यूजेस आ सकते हैं, मैं बताती जाऊंगी। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो आप लोगों का बनता है कैल्शियम, जब भी हमें क्लोरीन मिला था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में से क्लोरीन को अगर हम पास कर देते हैं, क्लोरीन को पास कर देते तो हमें क्या मिला, CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो गई। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, बड़ी आसानी से मिल गया। बाई प्रोडक्ट था क्लोरीन हमारा किसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
ब्राइन का, उसमें से हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर। कहाँ इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो पेपर का पल्प होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, उसको व्हाइटनिंग करने में, लॉन्ड्री बिजनेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये यूजेस आप देख लेंगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा सॉल्ट्स हैं, ये इसी तरीके से पढ़ने हैं कौन से सॉल्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या इनका यूज हो रहा है। अगला है हमारा बेकिंग सोडा, ये क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, हम लोग लेंगे NaCl प्लस हम लेंगे एमोनिया और इसमें से हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये अगर हम लोग लेते हैं, ये एक लंबा प्रोसेस है, सॉल्वेबल प्रोसेस होता है, लेकिन अभी आप लोगों को वो इक्वेशंस नहीं जाननी, 11th में पढ़ेंगे। यहां हमारे को मिल जाएगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl और क्या बन जाएगा हमारे पास, एमोनियम क्लोराइड आ गया और यस बेकिंग सोडा NaHCO3, यही हमें चाहिए था। अब बेकिंग सोडा पे क्वेश्चन बनता है बहुत बार, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा मालूम है, क्वेश्चन आएगा कि एक दूध वाले ने अपने दूध में वो डाला हुआ था, बेकिंग सोडा डाला हुआ था, जब हमने उसको गर्म किया तो क्या रिएक्शन होंगे। तुम सोचोगे क्या पूछ रहा है। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूरियां बनाने के लिए आटे में रीटा ने या किसी और ने बेकिंग सोडा डाला था, जब पूरियां बनी तो क्या रिएक्शन हुआ। अरे चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी बेकिंग सोडा का जिक्र है और कहीं पे भी हीट का जिक्र है, एक ही रिएक्शन होगा। क्या होगा मैं बता देती हूँ। NaHCO3 चाहे वो दूध में है चाहे वो आटे में है, तो क्या करेगा, पूरियां फूलती है, भटूरे फूलते, क्यों फूलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में और CO2 लिबरेट होगा प्लस वाटर। देखो याद करो मैंने कहा था ना, जब भी कार्बोनेट्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब राइज करेगा उसकी वजह से डो फूल जाता है, आटा फूल जाता है, पूरियां फूल जाती है, भटूरे फूल जाते हैं। तो चाहे वो दूध में उसने गर्म किया तो भी यही रिएक्शन होगा, चाहे आटे में गर्म किया तो भी यही रिएक्शन होगा। मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कहीं पे भी और हीटिंग की बात है तो सेम रिएक्शन है, चाहे वो कुछ भी हो। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज और डिफरेंस आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कई बार पूछा जाता है कि केक बनाने में अगर बेकिंग सोडा डाल दिया तो वो कड़वा हो जाएगा, क्यों, अभी Na2CO3 बना था ना, कड़वा होगा, बेसिक होगा। लेकिन हम बेकिंग पाउडर डालेंगे तो कड़वा नहीं होगा, क्यों, डिफरेंस, NaHCO3 प्लस HIN, एडिबल एसिड डाल देते हैं हल्का सा पाउडर फॉर्म में, जब तक वो रिएक्शन, मैंने बताया था ना, जब तक पानी नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। ये होता है बेकिंग पाउडर, यही है अंतर। बेकिंग सोडा ये है, लेकिन बेकिंग सोडा में जब पाउडर्ड फॉर्म में हम कोई एसिड डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में। अब क्या होता है, जब तक इसमें पानी नहीं डालेंगे ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। आटे में हमने लिया, बेकिंग पाउडर डाला, कोई रिएक्शन नहीं, जैसे ही पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी डालते ही ये क्या बन जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और एसिड का इसके साथ रिएक्शन याद करो क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सॉल्ट बना देगा, जो भी एसिड ले रखा है उसका सॉल्ट, प्लस CO2 प्लस वाटर लिबरेट होगा। CO2 लिबरेट होने की वजह से फूल जाएगा, भटूरे फूल जाएंगे, केक फूल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेस नहीं बन रहा, सॉल्ट बन रहा है, इसीलिए वो कड़वा नहीं होगा। यही अंतर है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में। अब एक और चीज आ जाती है, वॉशिंग सोडा। अगला जो कंपाउंड है दैट इज वॉशिंग सोडा। एंड वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 एंड इसमें आ जाएगा 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्या है, डेकाहाइड्रेट, 10 मोलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं,
कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे आप कॉपर सल्फेट भी देखोगे, इसके साथ आपको 5H2O मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। ये कई बार पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट किस लिए ब्लू कलर का होता है, बिकॉज इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जब हम इसको हीट करेंगे ना, फिजिकली जुड़ा हुआ है, केमिकली नहीं जुड़ा हुआ है, देखो डॉट लगा के मैंने जोड़ा है कि मिनिमम इतने वाटर इसके पास चाहिए, मिनिमम इतने वाटर ये इसके पास इस पाउडर के पास होंगे तो क्रिस्टल बना लेगा, अदरवाइज ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। इसको अगर हम हीट कर देंगे, रिमूव हो जाएगा, तो ये पीछे बचेगा सोडा ऐश, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर। इसको हटा देंगे, इसको भी हीट अगर हम कर देते हैं तो ये व्हाइट कलर का ही पाउडर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Na2CO3 आप लोगों ने देखा कैसे बना, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया और उसमें क्या डाल दिया, वाटर उसमें मिक्स कर दिया, तो वो अपने आप 10 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल्स बना लेगा। कॉपर सल्फेट, दिस इज, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बोलते हैं। फिर आ जाता है आपका पीओपी और जिप्सम। पीओपी और जिप्सम में क्या अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है। पीओपी और जिप्सम, दोनों ही कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट, लेकिन दोनों में जो अंतर है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हेमीहाइड्रेट है, यानी कि आधा मॉलिक्यूल इसके पास वाटर का है और इसके पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यूजेस आप लोग इनके देख लेना, ये कहाँ पे आते हैं, व्हाइट वॉश में आते हैं, स्कल्पचर्स बनाने में यूज होता है पीओपी। किससे मिलता है हमारे को ये, पीओपी से क्या बनेगा, जैसे हम उसमें पानी डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिप्सम की अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो इसमें से हाफ मॉलिक्यूल वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पीओपी बन जाएगा। तो ये था सॉल्ट्स का एक मोटा मोटी रिवीजन। इस तरीके से मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने रिवाइज कर चुकी हूँ। क्विक रिवाइज हो जाएगा, आप लोग इसको रेगुलर देखते रहिए। मैं डेली एक वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए जब तक एग्जाम्स ना हो जाएं। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक मैं फटाफट से एक रिवीजन टाइप दे सकूं, जिससे कि इजी हो जाए चीजें। डिटेल देखना है तो आप लोग डिटेल वीडियो में जाइए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।